क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार आ चुका है, तो 1 और 2 में स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मतलब 1 और 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो टू गलत होने टू ही वाला नहीं है। चाहिए। 2 वाला तो यार ये कितनी बार तो एग्जाम में आया है। एफ और एफ जो है ना ऊपर नीचे होनी चाहिए। तीर्थ ने भी बताया था, अगर याद हो तो, हमने जब डिस्कस किया था तो तीर्थ ने भी इनपुट दिया था कि एफ और एफ जो है वो ऊपर नीचे होने चाहिए, रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा। यस सर, वो पता ही नहीं था मेरे को। नहीं नहीं सर यार, ये तो आया भी है। हाँ बोलो। सर पहले हो तो गया, पर ये टर्म पहले कभी आई है क्या? हाँ, एक्सचेंज एनर्जी नहीं होती क्रोमियम में। सर वो बता दो ना, मैंने तो लॉजिक लगा के किया, स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल आई इतना ही तो आंसर मैच हो गया, पर ये पता नहीं। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो ऐसा ही। अरे मैंने क्लास में बताया था तुमको यार, मेरे को तुमको बताया था। और मैंने, हाँ, ये तुम्हारे साथ ही तो डिस्कस किया था जेठाराम, तुम्हारे साथ ही किया था जहां तक मुझे याद है। हाँ मतलब सर बता दो एक बार। तो देखो यहाँ पे 3d5 है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज हो रहते हैं। तो इसका एक्सचेंज होने का चांसेस कितना है? 4। इसका कितना है? 3। और इसका 2। और उसका 1, ऐसे, है ना? जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तब उनका चांस कितना हो जाएगा एक्सचेंज होने का? 1, 2, 3। 3 + 2 + 1। इसका एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने ज्यादा होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए, मतलब सिमेट्री तो है, सिमेट्री इज वन ऑफ द फैक्टर, बट उससे भी ज्यादा फैक्टर जो है वो एक्सचेंज एनर्जी का है। तो स्ट्रांगली एक्सचेंज स्टेबलाइज होता है क्रोमियम एटम में। अच्छा, ये यस। सिद्धार्थ सिंह ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, है ना सिद्धार्थ? तुमने पूछा था ना, कोई तो क्वेश्चन तुम लेके आए थे। ये मैंने सर कॉपर के लिए पूछा था। हाँ वही मतलब है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, मेरे को याद आ गया, सिद्धार्थ सिंह ने पूछा था। ठीक है, कोई नहीं। ये इस तरीके से है, ये जेई एडवांस में क्वेश्चन जो है ना आ सकता है, मेंस में भी पूछ सकते हैं। ये नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है ना उनके बारे में। तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 3 7 2 और 1 10, 10 हो गए। मेरे को याद दिलाना, मैं इसका एक डॉक्यूमेंट है मेरे इंस्टा पे अपलोडेड है, तो मैं वो भेज दूंगा वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मेरे को याद दिलाना जेठाराम। कॉपर का भी है उसमें, और यस तो सर। उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है ना, वो पूछ सकते हैं इंटीजर में। और काफी ज्यादा चांसेस है एडवांस में क्वेश्चन। खैर, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सिंपल हो गया, तो एडवांस में भी कम ही चांसेस है। ऑल्दो इससे रिलेट करके कुछ पूछ सकते हैं, मतलब कंबाइन करके कुछ पूछ सकते हैं ना, सर छोटा ये क्वेश्चन नहीं। एक्सचेंजेस होते हैं वो पूछ सकते हैं ना? हाँ वही नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पूछ सकते हैं, बट वो इजी क्वेश्चन में आ जाएगा। और सर मेरे एटॉमिक को तो पहली स्ट्रक्चर बार में, ही पता चला। यार ये वैसे तो पढ़ाया जाता है और उसमें भी है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी में है इसलिए इजी हो गया ना। यस सर। कोई बात नहीं, चलो। ये मैं मेरे को भेज देना, मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा तो सेव रहेगा। हाँ बोलो। तो यहाँ पे वो कॉपर और उसमें तो वैसे एक और इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो भी हम उसका एक्सचेंज नहीं गिनेंगे, मतलब दूसरे शेल का। हाँ हाँ, दूसरी तो शेल का हम नहीं है वो, 3D में ही होता है। 3D में एक्सचेंज का काउंट करते हैं हम। अच्छा, तो फिर यहाँ पे एक्सचेंज की बात क्यों करेंगे, क्योंकि ये अच्छा ओके, हम शेल में कर रहे हैं। ओके हाँ, मैं समझ गया। सब शेल के अंदर ही कर रहे हैं हम, 3D के अंदर ही एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अगर आपस उनका प्रॉपर्टी होता है एक्सचेंज होने का, इस तरीके से। हाँ सर, अगर 3D10 है तो वो एक्सचेंज कैसे करेगा? करेगा नहीं, 3D5 में जैसे कर रहा है, कैसे? ये तो ज्यादा पूरा भरा एक्सचेंज हो हुआ नहीं जाएंगे। है? हाँ हाँ, तो एक्सचेंज करने में क्या दिक्कत है? ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये इससे हो सकता है, ऊपर ऊपर वाला। मतलब अप जो स्पिन वाला अप स्पिन से हो है वो सकता है वाला ना, एक्सचेंज होता है। लो स्पिन वाला लो स्पिन से एक्सचेंज हो जाएगा। क्या दिक्कत है? ज्यादा एक्सचेंज बढ़ जाएंगे, देखो इसमें कितने सारे, हम्म। है ना, इसी तरीके से। हाँ ये थर्ड में कोई डाउट है तो बोलो। चार्ज ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, सिंपल है। R1/R2
इज इक्वल टू m2 बाई m1, और फिर वॉल्यूम से डिपेंडेंट है तो dv अपॉन dt सेम है दोनों का, dv2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में Mn+7 है, +4 है, यहाँ पे -3 है, +5 है, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, 8 और 3 आ गया, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये M1 M2 होते हैं वो मोलर मास होता है ना? हाँ हाँ मोलर मास होता है। हाँ सर, मुझे हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है पेपर में कि मोलर मास होता है या मास होता कंफ्यूजन की बात ही क्या है, मास तो कभी दिया ही नहीं जाता, तो मास तो पिक्चर में ही नहीं है इसमें। है। सर इधर दिया था ना 0.48 ग्राम, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा वो अलग हाँ वो चीज है मैं ना, एसटीपी पे दिया हुआ ना वो तो, सर मतलब अभी वॉल्यूम, कंफ्यूजन यहाँ से वॉल्यूम, हाँ अच्छा ठीक है, बट फिर भी यार ना। ये हमेशा मोलर मासेस के कंपैरिजन में ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताना है क्या, बोलो। 4 में डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, मैं सॉल्व कर सर सकता एक हूँ, बार कोई सॉल्व दिक्कत नहीं है। हाँ करो ना सर। तो इसमें क्या है ना, 0.48 है, तो 0.48 अपॉन 32, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 32 इंटू 10⁻², 1.5 इंटू 10⁻² मोल्स आ गए। वॉल्यूम कितना आ गया, इतना आ गया, ये वॉल्यूम क्या हो गया, dv1। इससे ये गया, m2 कितना है, CO2 का मास, CO2 का कितना हो गया 44, इसका कितना हो गया 32, CO2 ऊपर ले गए, और ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 22.4 अपॉन dv2। आ गया, यहाँ से निकाल लो, सॉल्व कर लो। ओके सर। हाँ इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ये वाला टॉपिक जो थोड़ा सा वीक है, अगर मान लो जिससे भी नहीं हुआ है तो वो टॉपिक एक बार उसके 3-4 क्वेश्चंस कर लो। देखो ये जो पेपर है, इस पेपर में तुम्हारे जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो वो टॉपिक तुम्हारे थोड़े से वीक हैं, इसलिए गलत हुआ, तो वो टॉपिक के थोड़े से क्वेश्चंस कर लो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, 6 में डाउट है क्या, बताना है 6। नो सर। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। सर ये क्वेश्चन मैंने 4 बार करा, सभी जगह यहाँ पे 1 नॉर्मल दिया है ना, तो मैं यहाँ के 2 मल्टीप्लाई करके कर रहा था, फिर बहुत क्या था, लास्ट के 5 मिनट्स में पता चला कि यहाँ पे नॉर्मल दिया है। अच्छा नहीं नहीं, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यार इन सब चीजों में। देखो यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, यहाँ पे नॉर्मैलिटी, वो ये अब एकदम सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना, थोड़ा बहुत तो इधर उधर करेगा ही करेगा। हाँ सर, दिमाग खराब हो गया था इसमें तो। नहीं थोड़ा ध्यान दो ऐसे क्वेश्चंस में, अब ऐसे हाँ ये गलती अभी हो गई है, अब एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, हाँ, गलती नहीं कभी होगी भी अभी। रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना इस बात का। यस सर। 7th वाला मेरा आई से रिलेटेड करना था, बट एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इजी हो गया, मतलब सभी में कंसंट्रेशन ही निकालना है और कुछ करना है, बेसिकली मोल ही निकालना है सभी में, मोल्स जिसके मोल कंपैरिजन। ज्यादा है उसकी पाई ज्यादा है, बस। हाँ इसका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, तो ये तो वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, Z इंटू एम अपॉन एन सर ए इसका इंटू। मेरा 21 आंसर आ रहा था। चलो निकाल लेते हैं ना, उसमें क्या 7.5, कैलकुलेटर लेके बैठो यार एक बार, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो Z दिया हुआ है 4, M निकालना है मेरे को, एन ए ऐसा का ऐसा ही रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं एन ए का, ये एन ए हमारे काम का है। एम कितना आ गया, मेरा केजी में आएगा एम, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 7.5, 36 33/4 kg। नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है ना, तो तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू 7.5 इंटू एन ए भी तो है ना, इंटू 10⁻³ इंटू एन ए अपॉन 0.015, तो ये आ गए मोल्स मेरे। ये क्या है, किलो मोल्स आए, ये क्या है, किलो मोल्स आए। तो ये कितना हो गया, ऊपर 1000 नीचे 10, 100 100 300 300 48 सर यहाँ तो 100। क्या नहीं किया आपने।
क्या क्या 0.01 से ऊपर आएगा ना गिवन मास? सर वो मॉलिक्यूलर मास दिख रहा है ना आपने वहाँ पे राइट साइड पे, तो हाँ moles में शिट उल्टा हो गया। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ किलो मोल्स ना, तो ये मोलर मास है, मास ये है। अच्छा, ये हो जाएगा 16 इंटू 7.5 इंटू 10⁻³ इंटू Na। नंबर ऑफ मोल्स, इसके बाद क्या आएगा मेरे पास? नंबर ऑफ एटम्स। अब 4 एटम में एक यूनिट सेल है। अब निकाल लेंगे ना इसके बाद। नहीं आ रहा क्या आंसर? ऐसे ही किया था क्या जेठाराम? हाँ सर सर। 125 आ रहा था, तुमने 1.25 या ऐसे ही किया? 125 सर ऐसा था, 3.125 10⁻21 आ रहा था वैसे मेरा। ही किया था। 21 आ रहा है, रुको चलो अभी कर लेते हैं ना, इसमें क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, तो ये आ गया 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, तो हो जाएगा 0.015 इंटू 10⁻³ 16 इंटू 7.5। ये वैल्यू निकालो ना कोई, कितना आ रहा है। नहीं रुको सर एक ये मिनट, 15 इंटू 10⁻30 4 इंटू 16 इंटू 7.5। कुछ गड़बड़ की है क्या? मैंने देखो कैलकुलेशन में एक बार देखना तो यार। किलो मोल्स है ना ये, किलो मोल्स तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 0.015 किलो में ही है ना? अच्छा, केजी से केजी कट जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा 10⁻, थोड़ा ज्यादा आ रहा है यार ये, इसलिए मुझे गड़बड़ लग रहा है, कहीं कुछ गलती तो नहीं की हमने। इस क्वेश्चन सर में हमें गलती यहाँ होने की पे मीटर चांसेस में है। लेना पड़ेगा, यहाँ पे अपने 12 वाला जो लिया मीटर में लेना पड़ेगा ये तो। कौन सा लीटर में लेना पड़ेगा? नहीं सर, सही है सही है। ऐसा यूनिट में रखा है ना सारी चीजें हमने। यस। यस। देखो कितना आ रहा है, 1 4 15 15 15 225 1000 अपॉन 225 सर 3। सर हाँ बोलो। सर वो 400 में का क्यूब किया तो उसमें 10⁻6 आएगा ना एक्स्ट्रा, वो आपने नहीं किया है उधर। तो 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इतना नहीं आना चाहिए। तो आ गया ना ये 3 का, आ गया ना 21 आ रहा है यार ये तो। ये आ हाँ सर रहा है ये 3.125 इंटू 10⁻21। हाँ। सबका इतना ही आ रहा है क्या? एक बार चेक करो, 2 3 लोग चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। बाकी बताओ ना, परम तुम्हारा कितना आया? सर मेरा तो सर आ गया 20। था, 22 आ गया था, अभी देख रहा हूँ हमने मैं। कहाँ गलती की यार, एक 10 का तो पता भी नहीं लगता है जल्दी सर वो से। 1/32.03125 होगा ना, और फिर इंटू 10⁻24 है, तो वो 22 ही आ जाएगा। अच्छा ऐसा। नहीं मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे माइंड में कर रहा हूँ, मैं कुछ कैलकुलेटर यूज कर ही नहीं रहा हूँ, तो मेरे से गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये आ रहा है 0.03125 इंटू 10⁻24। तो 3.125 सही तो आ गया, आ गया, सी आ गया, है ना। मैं तो बस माइंड में कैलकुलेट कर रहा था, इसलिए गलती हो गई होगी। सर हाँ हाँ बोलो। सर एक बार वो 6 वाला बता दो ना। $6 क्या है? मतलब 3 बार पूछा मैंने, उस टाइम क्यों नहीं बोलते हो यार? हाँ शर्माया मत सर वो क्या करो। बोलने वाला, फिर आपने क्या गेट स्टार्ट कर बोलने दिया। वाला था क्या? जल्दी से पूछा करो यार, उसमें ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। H प्लस निकालेंगे तो N1V1, मतलब नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं हम H प्लस का, तो कैसे निकालेंगे? M1V1 N1V1 2 प्लस
50 इंटू 4 प्लस x इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है। अपन टोटल वॉल्यूम कितना है, 1000 लीटर है। तो यहाँ से कितना आएगा, 25 दूनी 50, 50 और 200, 250, 250 प्लस 10x अपॉन 1000। दिस इज द फाइनल नॉर्मेलिटी। सो फाइनल में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 50 ml ऑफ दिस, तो लास्ट में अपन क्या करेंगे, एसिड और बेस के इक्विवेलेंट इक्वेट करेंगे। तो एसिड का नॉर्मेलिटी इतना है 250 प्लस 10x अपॉन 1000 इंटू वॉल्यूम कितना है 50, इनटू कितना है 125। यहाँ से x आ जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है। यस सर। हाँ चलो ये तो सिंपल है, Fe+3 आ जाएगा। कॉमन है ना, इनमें से कॉमन आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैंने इजी क्वेश्चन डाला था ये, मुझे लगा ये तो सरफेस केमिस्ट्री से सब लोग कर लेंगे, Fe+3 का डिपोजिशन हो जाएगा। ये पता नहीं था इसलिए हुआ नहीं। क्या है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन, कॉमन आयन एब्जॉर्प्शन तो बहुत कॉमन, बहुत ही बेसिक है उसका सरफेस का। मैंने बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी नहीं डाला इसमें, फैक्चुअल कितने सारे आते हैं और कितने चलो थियोरेटिकल यार, वाले आते हैं। ज्यादा ध्यान नहीं दिया ना उस टॉपिक पे इसलिए। नहीं एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है यार, एक सर भी चैप्टर मिस नहीं। अब अभी तो रात खैर को पढ़ लिया था, पता चल गया। टॉपिक मिस करने ही नहीं है, बट अभी तो खैर अभी तो उन पे फोकस करना है जो अच्छे हैं। अभी जितना हो गया उतना ठीक है, कोई बात नहीं। लैटिस एनर्जी जो है वो क्या साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, Mg+2 का साइज सबसे छोटा है। कार्बन 60 मतलब फुलरिन हो गया, फुलरिन में क्या होता है, ये ट्रंकेटेड आइसोहेड्रॉन होता है। ये पूछ सकते हैं, शायद आया भी है जेईई मेंस में, पता नहीं, मैंने कहीं तो देखा था एक क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तुम्हारा ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन, इन तीनों के ऊपर एक क्वेश्चन सर आने के और कोई बहुत ऑप्शन ही ज्यादा नहीं है। चांसेस हैं। हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो तो वैसे ही हट गए सारे एसपी के कुछ सारे। डायमंड के जैसा है ही नहीं। हाँ वही तो, बाकी ऑप्शन भी हट गए, बट फिर भी इनको तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, डायमंड, फुलरिन एंड ग्रेफाइट। एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किसी ना किसी दो शिफ्ट में तो आएगा ही आएगा। तो अब खैर वो तो अब लक पे है, सारी शिफ्ट में तो नहीं आएगा, बट दो शिफ्ट में तो आ ही सकता है। ये टर्न्सबुल ब्लू मैंने बताया हुआ है, ये इसमें रहता है Fe+2 और Fe+3 इस तरीके से रहता है। वेरी फेयर। नहीं, फेरोफेरी तो पर्शियन ब्लू होता है ना, वो तो ये रहता जो है थ्री और वो वाला। हाँ 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 हाँ। ओके। इस तरीके से रहता है, फेरी तो मैंने फेरो चार कॉम्प्लेक्स। दिया ये तो वैसे भी। ये +3 वाला है और ये +2 वाला है, तो ये फेरी है, ये फेरो है। हम इसको फेरो फेरी बोल सकते हैं, बट ऐसे फेरो फेरी से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखो, उल्टा होता है टर्न्सबुल ब्लू में। जो मैंने जानबूझ के दिया, मुझे लगा पर्शियन ब्लू तो पता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा था, तो मुझे लगा ये वाला पता नहीं होगा, ये वाला दे देते हैं। सर 3 और 4 में क्या कहते हैं, वो दोनों का बैठ रहा था, क्या कहते हैं चार्जेस सब, तो मैंने क्या कहते हैं ऑप्शन सी टिक कर दिया, मेरे को लगा नहीं वही ऐसे होगा। बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना यार, इन सब चीजों में बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना, अलग एक एक मार्क बहुत लग रहा मैटर करता है। है। नहीं तो तुम्हारा बी और सी में था, बी और सी में कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, मैंने क्या बोला, सी और दो सी ऑप्शन और डी। सी और डी में से। इन दोनों का ही क्या कहते हैं वो चार्जेस सब बैलेंस हो रहा है अंदर जो अच्छा दिया। अच्छा अच्छा, उस तरीके से तुमने किया, बट ठीक हाँ है, थोड़ा सा बल्कि तो ध्यान रखो पता ना। हाँ, वो तो अभी पता चल गया। कोई नहीं। सर हाँ बोलो। सर ये वाला कैसे, क्या समझ नहीं आया, वो फेरो फेरो फेरी वाला। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा पर्शियन ब्लू है ना, ये पर्शियन ब्लू ऐसा होता है, ये टर्न्सबुल ब्लू है, ये पहले भी एक बार अपने डिस्कशन में आया हुआ है। यस सर। ठीक है, ये याद कर लेना, ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है। खैर मेंस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एडवांस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है टर्न्सबुल ब्लू वाला, क्योंकि मुझे टर्न्सबुल ब्लू एनसीईआरटी में मिला नहीं था, मैंने ये डाला था क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट है सच।
मतलब अगर एनसीईआरटी से बाहर भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर पूछना होगा तो मैंने बस इसलिए ऐसे डाल दिया मैंने। इसमें तुम्हारा ये क्या है, Fe+3 है, Fe+3 और वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3D5 सारे के सारे 5 वाले आ जाएंगे। इसमें क्या है, Fe+3 है, 3D5 है और SFL है, तो इसमें तो क्या रहेगा, एक अनपेयर्ड रहेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास। सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था मैंने कोऑर्डिनेशन में, ज्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स पूछा नहीं और वो पूछते भी नहीं है इतना। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिसिटीज। इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो तुम्हारा R जो है वो तुम्हारा क्या है, +I है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो RO- सबसे पहले तो क्या आएगा, एनायन आएंगे, अनायन आ गए। फिर RCO- में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये लेट आए, ये बाद में आएगा मतलब। शायद मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखवाया भी हुआ है क्या। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, अनायन के अलावा ROH। ROH पहले क्यों आया, क्योंकि R का +I है। फिर उसके बाद में H2। सर क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। अच्छा ठीक है, वो तो ये अपने उसमें आया हुआ है, डिस्कशन में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने जानबूझ के डाला कि देखा देखा क्वेश्चन, क्या पता ये वाला तो कर ही लोगे तुम। अच्छा, यस इसका शायद आंसर करेक्शन है, ये सेट-जेफ रूल से होगा, मैंने सॉल्यूशन में लिखा भी है इसका। सर मैंने लेकिन जिस यहाँ पे तो बुक से, एलिमिनेशन होगा, क्या क्या, यहाँ पे E2 होगा ना, यहाँ पे SN1 थोड़ी होगा। हाँ तो मैंने एलिमिनेशन, कहा वो हो गया, एलिमिनेशन ही होगा ना ऑब्वियसली। हाँ तो फिर वो नीचे वाले CSC का नहीं जाएगा, तो फिर वो B नहीं बनेगा। नहीं नहीं, ये यहाँ से सर वो जाएगा ना, एज ये बनेगा इसमें। वो कब बनता है, हॉफमैन कब बनता है, बताओ। ब्यूटॉक्स बिटॉक्स होगा। बिटॉक्साइड होगा तब बनता है उसमें, ये मैंने लिखा है हुआ है। इस केस में क्या बनता है तुम्हारा, हॉफमैन बनता है। पता नहीं, मैंने जिस बुक से लिया उस बुक में, फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया था उस टाइम पे, सॉल्यूशन बनाते टाइम मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि वो गलत दिया हुआ है। हॉफमैन एलिमिनेशन आएगा, इस हॉफमैन एलिमिनेशन ब्यूटॉक्साइड में आता है, तो ये आंसर करेक्शन था इसमें, इसमें ये आएगा पहला वाला, ये ऑप्शन। सर हाँ हाँ बोलो। वो RCOO- लास्ट नहीं आना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में -M के कारण। नहीं वो ठीक है, बट अनायन है ना, तो अनायन पर वो ज्यादा इस पे, नेगेटिव चार्ज तो इवन दो पूरा इवन रेजोनेंस दो में ही है। इवन दो वो रेजोनेंस में है, बट फिर भी नेगेटिव चार्ज का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब अनायन अलग कैटेगरी में आता है ना। दो हाँ कैटेगरी सर। के बीच में जो है ना, हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल होता है। कैटेगरी, सेम कैटेगरी में अपन डिफरेंशिएट कुछ कर सकते हैं, जैसे इन तीनों में कर लिया हमने, इन दोनों में अलग हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था। पैराक्लोरोटोलुइन जो है, ये मेरा इस तरीके से है। सर तो ऑर्गेनिक यहाँ के पे सभी इजी थे। ऑर्गेनिक का मैंने इजी डाला, मैंने फिजिकल थोड़ा टफ डाला था, वो बस थोड़ा सा मुझे हल्का सा डिफरेंट पैटर्न करना था। यूजुअली जो है ऑर्गेनिक टफ आता है, बट कोई कोई शिफ्ट में जो है उल्टा भी हुआ है, तो बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ऑर्गेनिक इजी डाला था। बट ज्यादातर शिफ्ट में ऑर्गेनिक टफ आएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। फिजिकल मैंने थोड़ा सा लेंथी डाला था। ये बन गया, अब उसके बाद SOCl2 डाला मैंने। SOCl2 क्या बनेगा, COCl बनेगा, उसके बाद बस ये CH3CH2OH, इसके साथ HCl निकल जाएगा और मेरे पास ये बन जाएगा इस तरीके से। ये बनेगा या दूसरा बनेगा, हाँ यही बनेगा ना।
ये बनेगा, HCl निकल जाएगा बेसिकली। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ फटाफट 16 में। ठीक है, नो सर। तो इसमें क्या है ना, इसमें दो एसीटोन है, एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ही बन सकता है, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O और यहाँ O, तो दो एसीटोन बन गए। ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है एसीटोन का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओजोन लेसिस फिर से बहुत क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो इसलिए ओजोन लेसिस का क्वेश्चन देना था मेरे को। फिर मुझे लगा इजी है, बट मुझे लगा ठीक है, जेई मेंस में तो ओजोन लेसिस का तो ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछते नहीं है। ये ऐसे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक आधा क्वेश्चन जो है रीअरेंजमेंट वाला पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। रीअरेंजमेंट वाला मतलब साइक्लोपेंटेन से हेक्सेन बनना, है ना, 4 से 5 बनना, रिंग का अरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट, वो पूछ सकते हैं। एनीवे अगला भी जो है वो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे PBr3 जो है OH को हटा के ऐसे कर देगा, फिर MgBr लगा देगा, और फिर ये इपॉक्साइड वाला क्वेश्चन मुझे डालना था, तो ये यहाँ पे अटैक, ये यहाँ पे अटैक। हमने इससे भी काफी ज्यादा टफ क्वेश्चंस किए हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, और OH ये ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये सी ऑप्शन आ जाएगा शायद मेरे पास, बोलो। सर वो यस सर। इपॉक्साइड वाला वापस बताओ ना क्या किया। यहाँ पे ये माइनस हो गया ना, ये कहाँ पे अटैक करेगा, देखो तुम्हारा ये वाला पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, ऑक्सीजन बीइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो द कार्बन अटैच्ड टू द ऑक्सीजन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये अनायन जो है यहाँ पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। समझ में आया आश्रय? सर वापस बोल दो ना एक बार, नहीं पता चला। बना के देखो ना, कॉपी पेन साथ में रखो, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन साथ साथ में करो, तब अच्छे से फील आएगी। देखो ध्यान से, अब ये यहीं पे अटैक करेगा ना नायन, और ये जाएगा इस साइड। बना के देखो, खुद बनाओ अभी, तब समझेगा अच्छे से। आया समझ में आश्रय, बोलो। हाँ सर, वो निकल गया ऑक्सीजन के बाद, उसके बाद क्या करना था? अब क्या होगा बताओ, तुम बताओ क्या होगा। इतना ऑर्गेनिक पढ़ लिया है, ये तो आना चाहिए आगे। क्वेश्चन में ही अटक जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन चिपक जाएगा ना वाटर से, और क्या होगा। ओके। अभी ये वाला कन्वर्जन वाला एक रिड्यूसिंग एजेंट वाला देना था मुझे। पहले एक सिंपल क्वेश्चन मिला था, बट मुझे लगा ये तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा, तो मैंने ये NaBH4 मुझे आंसर लेके आना था, कि NaBH4 जो है कीटो को कर देगा बट एस्टर को नहीं करेगा, है ना, ये सर याद लेकिन करना यहाँ है। पर अल्फा एच है तो वो H माइनस जो बनेगा वो एसिडिक एसिड ले नहीं जाएगा। समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर NaBH में रिडक्शन का मैकेनिज्म आता है, उसमें वो H माइनस आता है ना, हम्म आता है ना। हम्म, तो अभी इसमें एसिडिक एच मतलब अल्फा एच है, तो वो अल्फा एच से H2 बना देगा और फिर वो कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। ये थोड़ी बनेगा, रिडक्शन थोड़ी होगा। कि मैं कुछ और गलत बोल रहा हूँ? नहीं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना वो, H अरे सर माइनस जो है लेकिन वो वो बेस की तरह बिहेव थोड़ी कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे जिसमें ऐसा देखना पड़ता है कभी कभी। NaBH4 के साथ थोड़ी किया था अपन ने। लेकिन सर अभी ऐसा सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, मतलब ऐसा सोचना तो पड़ सकता है ना। नहीं तो नहीं, मैंने ऐसा अब सोचा था कि वो, मैंने चीज नहीं पता नहीं है। वो ठीक है, तुम्हारा सोचना जो है वो ठीक है। वो तो मतलब अच्छी बात है, तुम हर डायमेंशन में सोच रहे हो, बट NaBH4 के साथ हम रिडक्शन ही सोचेंगे, एक्स्ट्रा कुछ कोई क्वेश्चन आया ही नहीं आज तक। लेकिन सर नॉन ऑफ दिस भी है ना ऑप्शन में। अच्छा ठीक है, बट H माइनस जो है ना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव कर रहा है, बेस की तरह नहीं कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल की तरह वो यहाँ पे अटैक करेगा, और फिर ये यहाँ जाएगा, फिर H+ वहां पे ग्रैब कर लेगा, OH बन जाएगा। मैंने तो सोचा कि वो H+ ले जाएगा फिर और कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, तो मैंने फिर नहीं किया।
नहीं नहीं, मेंस में तो सिंपल तरीके से सोचना है, इतना वो सर पर ऐसा। H प्लस ले जाएंगे फिर बाद में होगा क्या? कुछ नहीं हाँ वो होगा ना। आगे कुछ है ही नहीं ना, मतलब वो भी है ना। लेकिन वो मैंने फिर देखा नहीं ना, मतलब अभी ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो एल्डोज और कीटोज जो है ना, सर उसके बीच में Br2 वाटर जो है वो डिस्टिंक्ट करता है। टॉलिंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट नहीं कर पाते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने उस एक और एग्जाम लिया था उसमें भी दिया था मैंने क्वेश्चन। हाँ बोलो परम। सर वो NaBH4 SN1 करता है ना? ऐसे मन करता है। सर तो इसमें कैसे होगा, वो OH प्लस ले लेगा वैसे टाइप से होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, NaBH4 SN1 में हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन का कोई स्कोप ही नहीं है। ये ऊपर जा सकता है, ये ऐसे आ सकता है, बट ऐसे कार्बोकेटाइन नहीं बोलते हैं इसको। यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन का स्कोप ही नहीं है, H-NaBH4। सर यहाँ पे तो O माइनस बनेगा और OH ले लेगा पानी से। हाँ मतलब यहाँ पे उसका SN1 ऐसा कुछ। कीटो में अपन देख ही नहीं पाएंगे ना, SN1 SN2 ये सब देख ही नहीं पाएंगे कीटो में। कीटो में तो बस न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे अटैक कर रहा है, उससे ज्यादा हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे हाँ सर। कीटो के तो। हाइड्रोजन के केस में होता है, सॉरी हाँ, NaBH4। और हम ये SN1 SN2 कब देखते हैं, अल्काइल हैलाइड होता है तब देखते हैं, कीटो में कब देखते हैं अपन, सोचना ही नहीं होता हाँ वैसे सर। कीटो में तो। यस सर। है ना, ये ध्यान रखो इन सब चीजों का, बेसिक बेसिक चीजों का। कई बार बेसिक बेसिक चीजें अपन भूल जाते हैं, अपन बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं और बेसिक चीजें ही भूल जाते हैं, तो ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आया था, पहला क्वेश्चन बना किसी से 21। सर ये किसी अटेम्प्ट ने ही नहीं किया था। किसी ने भी अटेम्प्ट ही नहीं अटेम्प्ट किया। किया क्या? अच्छा किसी ने नहीं किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। नहीं था। खैर ठीक है, इंटीजर टाइप में 10 में से 5 तो ऐसे मान के चलो थोड़े बहुत टफ होंगे ही होंगे, तो तुम्हें छांटने पड़ेंगे बेसिकली कौन से इजी क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसा रहता है ना, H2 प्लस हाफ O2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, करंट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और मेरे पास ये सब दिया हुआ है, गैसेस कौन कौन सी निकल रही है, H2 और O2 निकल रहा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, W/E I/T 96500, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं गैसेस के, सो दैट आगे हम वॉल्यूम निकाल सके। तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ये तो। इसमें N फैक्टर में प्रॉब्लम होती है क्या एन लेना है? फैक्टर देखो ना यार, H2 जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, रेडॉक्स रिएक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया, एक का डिफरेंस है और 2 एटम है तो 2 हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, कितने का डिफरेंस है, 2 का, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का। बस यही सर इसमें एक मेन ही। था, यही इसमें मेन था, बस सर इक्वल पर वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीजन तो एक ही है ना? नहीं यहाँ पे ऐसे एटम वाइज दिखते हैं ना, हमें इससे सर ज्यादा हम कुछ सिर्फ लेना देना होता ही रिएक्टेंट नहीं। साइड नहीं देखते कि रिएक्टेंट साइड हो तभी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, तो रिएक्टेंट साइड का क्या मतलब है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज रिएक्टेंट फॉर अस। ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, H2 को कर रहे हैं, O2 को कर रहे हैं। हम H2O को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, H2 हमारा स्टडी है ही नहीं, हमारा स्टडी गैसेस है। हाँ तो भी एक ही है ना ऑक्सीजन का तो, वो है।
नहीं, ऑक्सीजन का एक है, बट यहाँ पे O2 का देख रहे हैं ना हम, O2 के लिए वैलेंसी फैक्टर देख रहे हैं। हाँ तो O2 यहाँ पे आधा है। तो आधा मोल लिखा हुआ है, बट ये हम कभी मोल काउंट करते हैं क्या? अपन जब रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो उसका कोफिशिएंट थोड़ी देखते हैं हम, जब वैलेंसी फैक्टर तो ये निकालते हैं तो। मल्टीप्लाई हुआ कैसे 2? क्या क्या? तो ये अब 2 देखो, मल्टीप्लाई किया ना ये आपको। तो मैंने चलो रिएक्शन लिख दी, इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ऑल्दो जब ये रिएक्शन बैलेंस होगी तब ये इसी तरीके से आएगी। जब ये H2SO4 का वो जब करोगे ना इलेक्ट्रोलिसिस, तब रिएक्शन तुम्हारी इसी तरीके से आएगी, है ना? बट उसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन तुम ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हम इसके बेसिस पे ही लेते हैं। तो ये पता नहीं चला अभी कुछ भी, यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ O में और हाइड्रोजन में? अरे 2 एटम है ना यार, कितनी बार तो हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं, सर भूल पर गए आपने बताया था CR27 कि वाला क्वेश्चन। रिएक्टेंट साइड है ना तभी मल्टीप्लाई करना, तो हाँ H2 में क्या हो तो बराबर अपन O में क्यों किया ऐसा? अरे हम यहाँ से देख ही नहीं रहे हैं, हम इस साइड देख ही नहीं रहे हैं, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है। हम H2 को स्टडी कर रहे हैं, O2 को स्टडी कर रहे हैं, H2O को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। Cr2O7 2 माइनस, और यहाँ पे I माइनस है, ये I2 है। अब ध्यान से देखो सब लोग, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मिस नहीं होना चाहिए। मेंस में तो भले ही क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं, बट एडवांस में तो आ ही सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ये 0 है। अब देखो मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कितने का डिफरेंस है? और ये 6 है, 3 इंटू 2 6, है ना? यहाँ पे -1 से 0 है, 1 का डिफरेंस है। ये नोट डाउन हो गया सभी का? नोट डाउन करना सब लोग। अब देखो, मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूँ, बट अब मेरे से क्या है ना, मेरे से I2 का इक्विवेलेंट पूछा है, मेरे से Cr+3 का इक्विवेलेंट पूछा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उल्टा करूंगा। कितने का डिफरेंस है? 1 का, बट यहाँ पे 2 एटम है तो 2 होगी। यहाँ पे कितने हैं? 6। कितने का डिफरेंस है? 3 का, तो 3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम है। ये नोट डाउन कर लो, है ना? ये डिस्कशन में आया है काफी बार, और काफी बार मैं बोलता भी हूँ कि डिस्कशन को हमेशा रिवाइज करना है और हमेशा उसको लिखते रहना है। 90% वो बच्चे करते ही। उल्टा वाला तो आज मेरे को पहली बार ही पता चला है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता था। ये होता है मेथड, जिसके बारे में पूछा है हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिएक्टेंट्स को ही ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्टेंट्स को ही स्टडी करते हैं, बट वो प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे वो रिएक्टेंट। अब हम क्या है, इस बैकवर्ड रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन में द प्रोडक्ट्स आर माय रिएक्टेंट्स। यस सर। समझ में आया क्रिश? यस सर। ये नोट डाउन कर लो, है ना? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ गया कोई टफ क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है ऐसे। अब कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, यस सर। है ना? आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोल्स निकाल लेना, क्योंकि अब इक्विवेलेंट तो निकाल ही लोगे, फिर मोल निकाल लेना, फिर मोल के बाद पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देना। सर ओवरऑल एन फैक्टर 6 आएगा ना मतलब? ओवरऑल एन फैक्टर 4 + 2 6 आएगा, हाँ हाँ ठीक है। उसके बेसिस पे तुम कर सकते हो, बट ये तुम नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग लोगे यार। 6 मत 6, नहीं नहीं, 6 कहाँ से आ गया यार? 6 नहीं आएगा, दो अलग अलग गैसेस हैं यार, जोड़ क्यों रहे हो उनको? हाँ सर, इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा एक एक हाँ करके। इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा उनको। 22 बोलो, 22 बहुत इजी क्वेश्चन। ये नोट्स में, रिवीजन नोट्स में एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन कराया है। सर पर ये अटेम्प्ट नहीं किया था, बाकी ये 5 हाँ अटेम्प्ट मतलब किए। ठीक है, वो अलग चीज है, अटेम्प्ट नहीं किया, बट रिवीजन नोट्स का क्वेश्चन है। किसी को डाउट है क्या 22 में? नो सर।
23 बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया मैंने सोचा कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऊपर टफ क्वेश्चन हो गया, तो मैंने ये वाला इजी डाल दिया। तो वो ऐसे ही करते हैं, अगर किसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन देते हैं तो एक टफ डालने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये तो इजी है, सबसे हो गया होगा, है ना। 24 करते हैं। 24 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट ये तुमने अगर नोटिस किया ना, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये पैकेज का क्वेश्चन है। ये पैकेज में दिया हुआ था, पैकेज में सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पे 3 रिएक्शन है, उसके बाद पूछा है। AuI4 का भी है उसमें। जेठाराम तुमने ये तो पूछा देख था, याद के है छोड़ लास्ट दिया ईयर? था। जेठाराम तुम आए थे पूछने के लिए, याद है क्लास के बाद? हाँ, याद नहीं है सर अभी। लास्ट ईयर का इसी है। लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा, जब मतलब तुम्हारा AITS था, तुम पूछने आए थे, तब ये क्वेश्चन पूछा था तुमने, मेरे को याद है अच्छे से। यस सर। इसका मैंने सॉल्यूशन भेजा है, एक बार सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ, सॉल्यूशन भेजा है मैंने। तो इसमें क्या, दोनों रिएक्शन को जोड़ना है। वो जोड़ना है कैसे, 1, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो बेसिकली क्या करना है तुमको, 1 - 2 करना है। उससे जो रिएक्शन आएगी वहां से डेल्टा H नॉट निकालना है। और फिर जब 1 - 2 करोगे ना, तुम्हारा रिएक्शन ऐसा आएगा, HAuBr4 प्लस 4HCl HAuCl4 प्लस 4HBr। तो यहाँ पे डेल्टा H नॉट 13.8 आता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये डेल्टा H नॉट आ गया। On mixing 1 mole of HAuBr4, the heat of absorption is this one. What percentage of bromooric acid ये वाला है, has been transformed into chloroacidic acid? तो देखो, अब इसका क्या मतलब है, ये मेरा 510 है। 510 मतलब 0.510 किलो कैलोरी। ये क्या है, 13.8 है। मतलब क्या है ना, इतना आइडियल सिचुएशन में आना चाहिए जब मेरा ब्रोमोओरिक एसिड जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए 100%। जब अल्फा होगा तो इसका मतलब वो 13.8 पूरा नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वो कन्वर्जन थोड़ा सा पार्ट हो रहा है। तो थोड़े से पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे, 0.510 अपॉन 13.8। अच्छा क्वेश्चन था, पूरे पूरे इसमें ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला था। थर्मो का एक क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत मॉडरेट या फिर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आएगा ही आएगा। सर ठीक तो है, आयनिक का नहीं आया इसमें। आयनिक का मैंने इजी डाला। अब वो मतलब वैसा है ना, वो कैसे भी आ सकता है, इतनी सारी शिफ्ट है, किसी का भी इजी किसी का भी टफ ऐसे दे सकता है। अभी थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक, ये 3 चैप्टर हैं जो फिजिकल में टफ है रिलेटिवली। तो इन तीनों में से एक दो टफ क्वेश्चन तो आने के चांसेस हैं ही हैं 100%। तो वो कैसे भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। काफी बार आयनिक बहुत आया है, आयनिक के टफ भी आए हैं, और कितनी बार ऐसे शिफ्ट में आयनिक का बहुत इजी क्वेश्चन भी आया है। तो कैसे भी हो सकता है, डिपेंड्स। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 24? बोलो, फटाफट बोलो। यस सर। 25 बताने की जरूरत है, बोलो। नो सर। किसी को पूछना हो तो 25 का मैंने सॉल्यूशन भेजा है, और उसमें एक्स और वाई जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, के निकल आएगा। 25 किसी ने सॉल्व किया एग्जाम में? ये सर सर मैंने हो किया गया। था पर वो हाँ कोएफिशिएंट का सर। इसमें गड़बड़ हो गया। कृष्ण, सर तुम्हारा मैंने किया आंसर था आया ये। था इसमें 25 का? हाँ सर आ गया था आंसर। आ गया था नहीं, ज्यादा वो मेरा कैलकुलेशन भी आ थोड़ी थी। नहीं सर कैलकुलेशन नहीं थी, ये तो क्लास नोट्स में भी है ऐसा एक क्वेश्चन। हाँ, क्लास नोट्स में एनए का ही क्वेश्चन है ना, एनए में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है एनए में। हाँ सर है ऐसे मतलब। क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं। 26 तुम्हारे एफटीएस से उठाया मैंने, एफटीएस में आया था। मेरे को सर सारे इंटीजर आल निकाल, वाले। हाँ भाई, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, आ गया बस 5।
ये मैंने रहा कि तुमको याद कितने एसिड के नाम, है ना? सर ये ये आया हुआ है। हाँ, ये भी इसमें आया था, एफटीएस में आया था, एफटीएस से उठाया मैंने, क्योंकि मुझे इनऑर्गेनिक के वो वाले क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, इंटीजर और न्यूमेरिकल टाइप, तो सर मैंने पूरा एफटीएस। फॉस्फोरेस में आ गया है। हाँ, मतलब ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाता है इसमें, एसिड्स में से। H4P2OH का स्ट्रक्चर एक बार बता सकते H4P2 हैं? O8। O8, ये होता भी है क्या? सर ये पूछा था पेरोक्सोमोनोस इसमें। एसिड की हाँ, तरह बनेगा। सर बीच में क्या कहते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज आएगी। बीच में आएगा पेरोक्साइड लिंकेज, मुझे लग गया था O8 देख के। तो ये मतलब रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड नहीं, हाँ, ऐसा पूछा पीएच था बॉन्ड नहीं आएगा उसमें, तो पीएच बॉन्ड नहीं आएगा, तो H4 कम है ना ओके कंपैरिजन में। रेशियो से भी थोड़ा सा जज कर सकते हो, ये रब नहीं हो रहा, बीच में पेरोक्साइड लिंकेज है ना। वो तो स्ट्रक्चर बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है, नाम याद रखना और उसके करस्पॉन्डिंग है ना, वो थोड़ा सा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ये भी मैंने है। ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये इसका मैंने सॉल्यूशन भी भेजा है अच्छे से। ये सर हो आंसर, गया था। हाँ, ये इसमें आंसर तुरंत आ जाता है, मतलब इतना कुछ है नहीं। पहली बार में अगर तुम v मानो, फिर v माइनस वी नॉट, v0 फिर उसके बाद v/2 इनफाइनाइट टाइम में। ये दिया हुआ है तुमको वैल्यू 20, ये 10 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुमको 40। बस v आ गया, v0 आ गया, तुम्हारे पास क्या चाहिए, k इक्वल टू 1/t ln v अपॉन v माइनस v0 आ गया, बस दोनों की वैल्यू आ गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सॉल्युबिलिटी वाला तो बहुत ही सिंपल था, ये तो हम पता नहीं इससे कितने सारे टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कुछ भी नहीं है। फिर भी डाउट है तो बोलो 29 में किसी को। सर बट इसमें वो 120 वाला रह गया मल्टीप्लाई करना, उसमें और गलत हुआ। ये तो करना पड़ेगा ना यार, तुमको एकदम ऐसे एकदम इजी नहीं देगा ना, तो समझना पड़ेगा 120 क्यों दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर पे सर लिखा हुआ एफटीएस है, में यही गलती गलती हो गई मेरी, नहीं, ये वाले। गलती होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी गलती अभी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो, और अब ऐसे तो दिमाग में बिठा लो कि ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। अभी हो गई ठीक है, एंड मोमेंट आ गया, ये सब गलती करने के अभी स्कोप है ही नहीं। 4 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, मोनो हेलो डेरिवेटिव सिंपल क्वेश्चन ही दिया था, मुझे लगा इसमें कुछ होगा ट्विस्ट, बट कुछ ट्विस्ट ही नहीं है। हाँ एक सर ये यहाँ हो पे, एक गया। यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 आ गए। सर ये क्या स्टीरियो आइसोमरिज्म भी पूछ सकते थे। स्टीरियो पूछना चाहिए था, ये सर तो क्या भी कुछ लास्ट फर्क में आ नहीं गया। था, दो और आ जाते। हाँ, मतलब फिर भी स्टीरियो में थोड़ा सा तो होता, कुछ स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं है यार पूछने लायक। बट मेंस में क्या है ना, मेंस में ज्यादातर स्ट्रक्चरल वाले आते हैं, स्टीरियो के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में आते हैं स्टीरियो के क्वेश्चन ज्यादा। सर अच्छा है ना, मार्क्स आ जाएंगे इजीली। हाँ, मतलब वो तो है ही। तो पेपर का जो लेवल है वो पूरा एग्जैक्ट जेई मेन लेवल का था, बस ऑर्गेनिक जो है वो मैंने इजी कर दिया, फिजिकल थोड़ा सा लिटिल भी टफ कर दिया। तो सर जैसे कोई इसमें मिस्टेक नहीं थी क्वेश्चन पेपर में? क्या क्या, क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक नहीं है? हाँ हाँ, तो वो तो मेरे को बहुत टाइम लग गया यार, 2 घंटे लग गया मेरे को बनाने में, छाटने में, क्वेश्चन क्वेश्चन छाटने में बहुत टाइम लग गया कि किस सर चैप्टर ऐसा से नहीं, मैंने वो। एक्चुअल जेईई में एक मिस्टेक होती है। तो वो तो जानबूझ के करते हैं यार वो लोग, पैसा कमाने के लिए। इतना मुश्किल है ही नहीं जेईई मेन में गलतियां कुछ हो जाए इससे कुछ। एडवांस में फिर भी भले ही खुद से क्वेश्चन बनाते हैं सारे। ठीक है, इसमें है ना, ये यहाँ ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, 6 चलो कोई बात नहीं, 7 होना चाहिए था, 8 भी कोई बात नहीं, 9 होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था, ये वाला कोई बात नहीं, ये वाला होना चाहिए। इसमें ऑर्गेनिक में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हॉफमैन उसमें, ये वाला भी होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए, ये वाला कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है,
NaBH4 बताया हुआ है, ये 20 वाला फिर भी कोई बात नहीं। इसमें ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। वाले का आंसर ऑप्शन 2 क्यों नहीं? इसमें से होने चाहिए। क्या क्या? 20 वाले में ऑप्शन 2 क्यों नहीं? वो एल्डिहाइड और कीटोन समझ के वही हो आता है ना। बताता हूँ 1 मिनट। ये वाला होना चाहिए, ये वाला कितने, 1 2 3 सर इसमें कोई 4 करने लायक थे? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे यार, बहुत इजी थे। 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए आइडियली। मतलब 18 क्वेश्चन मैंने अपने जिस तरीके से हमने तैयारी की है उसके हिसाब से 18 क्वेश्चन होने चाहिए। अब उससे कम है, इसका मतलब तुम्हारी तैयारी जो है अभी भी कम है, बट कोई बात नहीं, अभी जितनी है उसी हिसाब से अपने को उसमें पूरा का पूरा करना है जितना आता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम सर वो आश्रय? 20 में एल्डिहाइड और कीटोन देख के तो वो टॉलरेंस और फेलिंग ही समझ आता है ना। अब देखो, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड वाला ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है ना तुमको, कीटो वाला क्या होता है, ये एल्डिहाइड वाला है, कीटो वाला है। तो ये कैसे हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास नोट्स में करवाया है और इम्पोर्टेंट मार्क भी करवाया है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, सेम लाइक दिस। तो टॉलेंस और फेलिंग्स है ना, इन दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं हो जाएगा। एल्डोज और कीटोज में हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। Br2 वाटर जो है ना, वो एल्डिहाइड को वो कर देता है, क्या नाम है, ऑक्सीडाइज। Br2 वाटर जो है, मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइजेस हाँ सर वो तो ग्लूकोज वाले में पढ़ा था। ग्लूकोनिक एसिड है ना, उसमें बनाता हाँ है, और इसको नहीं करता। ध्यान रखना इस सर। बात का, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आ सकता है ये वाला। सर हाँ बोलो, फटाफट सर बोलो। लेकिन बायोमोलेक्यूल्स के पीवाई के बहुत अजीब अजीब है क्वेश्चन, उसमें देखोगे तो आप। बी, हाँ वो थोड़ा सा यार, वो अब जेई मेन ने अपना पैटर्न थोड़ा सा पहली में जो रटने वाला बना दिया है, तो तो वो तो टेस्ट एनसीईआरटी जो है सर वो ये अच्छे तो से याद कर लो, एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी आता सर है कुछ। एनसीईआरटी नहीं, उससे बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं। हमारे हाँ, जो मॉड्यूल में एक्स्ट्रा करके दिया है उसमें कहते हैं अलग अलग टेस्ट दिए हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो मैं आज एक टेस्ट का लिस्ट बना देता हूँ यार, ये मेरे को तुमने काफी बार बोला है तो ध्यान ही नहीं रहता है। सर वो हाँ अरे बोलो। टेस्ट कल बना दो ना। हाँ मैं बना देता हूँ। सर वो टेस्ट का भी आता है, दूसरा भी आता है, कोई तीन तीन प्रोटीन देते तो उनका कॉम्बिनेशन पे कुछ भी पूछ लेते हैं। 3 कॉम्बिनेशन? मतलब ग्लाई आला ग्लाई जैसे एकदम बेसिक होता है ना हाँ हमारा। तो वो तो सिंपल है ना यार, इतना मुश्किल थोड़ी ना है अमाइनो एसिड वाला। तो कॉम्बिनेशन बनाना कितना मुश्किल है, याद तो करने पड़ेंगे तुमको। उसका मैंने एक ट्रिक भी भेजा है, याद हो तो, उसका एक ट्रिक भेजा है मैंने ग्रुप पे याद हाँ करने के लिए। लेकिन उससे तो यस नाम होंगे ना, स्ट्रक्चर का क्या करेंगे। स्ट्रक्चर तो याद करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर का कोई वो नहीं है ना यार, मैंने पहले से बताया हुआ, स्ट्रक्चर का कोई लॉजिक है ही नहीं, अपन क्या कर सकते हैं। सर ऐसे कोई भी रैंडम तीन देते फिर पूछते कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ऐसा कुछ भी पूछते हैं। हाँ तो याद करना पड़ेगा यार, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम चाहे टॉपर्स की क्लास चले जाओ, एकदम बहुत ज्यादा हाई फाई बैच चला, कोई भी टीचर से पूछ लो, बट उसका कोई वो है ही नहीं, स्ट्रक्चर याद करने का कोई लॉजिक कैसे बनाएगा, तो याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में तो ये सब थोड़े से ड्रॉबैक्स तो हैं ही, मार्क्स लाने हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम अभी 20 हुआ, 23 से स्टार्ट है, 2-3 दिन बचे हैं। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक का अच्छे से याद करते रहो डेली बेसिस पे, और लास्ट वाले डे तो अच्छे से पढ़ के जाना, हाइलाइट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद करो, स्पेशली फ्रॉम एनसीईआरटी। अभी के लिए एनसीईआरटी से रिएक्शंस है ना, वो ज्यादा आने के चांसेस है, और नहीं नोट्स का भी पढ़ते रहो, बट एनसीईआरटी वाला जो है ना वो हाईलाइट कर लो कि हाँ ये अपने को इनमें से भी आ सकते हैं कुछ इजी क्वेश्चन जो आने होंगे। तो एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक में नोट्स दोनों की तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो।